अब हम पढ़ रहे थे ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमारे पास आई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें स्टार्ट करना था। ये सब हो गया था, है ना? कहाँ तक चले गए थे? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही चल रही है अभी तो, राइट। यहाँ हमें आना है। ओके बेटा, सो आज की क्लास को हमें, ठीक है, ये वाला जो है बच्चा टॉपिक से हमें शुरू करना है। आज की क्लास को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है? चलो अब जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बातचीत बंद, ओके? पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगर कोई सवाल कुछ होगा, कुछ पूछना होगा, क्लास के एंड में पूछना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चा एग्जैक्टली कहानी क्या है उसको समझते हैं। सो 1887 में, ठीक है, हर्ज जो था, हेनरिच हर्ज, उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट हुए मेटल से, ठीक है? उसने क्या किया, एक मेटल था, उसकी सरफेस पर रेडिएशन डाली, उसकी सरफेस पर रेडिएशन डाली, और जब उसकी सरफेस पर रेडिएशन डाली गई, मतलब वो रेडिएशन हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो जब रेडिएशन को मेटल की सरफेस पे डाला गया तो मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स निकले, ओके? और इसी एक्सपेरिमेंट से जो है हर्ज ने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका बेसिकली इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए क्या, कौन से मेटल्स, जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं जब इनके ऊपर बीम ऑफ लाइट डाली जाती है। बीम ऑफ लाइट मतलब ऐसे बहुत सारी लाइट रेडिएशंस एक साथ, है ना? तो क्लस्टर ऑफ रेज जो है वो आपका बीम ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करेगी। तो जब इस तरीके से बच्चा बहुत सारी लाइट की जो रेज जो है, किरणें डाली गई किसके ऊपर, आपके मेटल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के गया। मेटल्स हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनका नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कराया गया। और ये जो फिनोमिना है कि मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है जब लाइट जो है किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की उसके ऊपर गिरती है, जब रेडिएशन हम किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की उसके ऊपर डालते हैं, जब उसको जाकर टक्कर लगाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। अब इसमें जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी गई। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी? पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से as soon as the beam of light strikes the surface। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा वहां पर कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, ठीक है? जैसे मान लो आप लोगों को टाइम लैग का मतलब समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है यश को कहा, ठीक है, मैं यश को कहती हूँ कोई पर्टिकुलर चीज समझाती हूँ, ओके, कोई जोक सुनाए, ओके। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस जोक को जैसे ही मैंने सुनाया एकदम उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो जोक समझ में नहीं आता, जोक समझने के लिए उनको 5 मिनट का समय लगता है। तो वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं अब जिनको जोक समझने में 5 मिनट का समय लगा, इसका मतलब उनके केस में टाइम लैग आया, ठीक है। मतलब जब साथ के साथ कोई काम नहीं हुआ, जब लीप आया ना बीच में, उसको टाइम लैग बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग मतलब जैसे ही रेडिएशन, मान लो ये मेटल है, ओके, ये आपका मेटल है, इसके ऊपर जैसे ही आकर रेडिएशन गिरी, जैसे वो टकराई सेम उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि आई रेडिएशन, फिर इसने कुछ सोच विचार किया कि निकलूं ना निकलूं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकला, नहीं, जैसे ही रेडिएशन इसके ऊपर डली उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन वहां से जो है बच्चा क्या हो गया, इजेक्ट हो गया। क्लियर मेरी बात? तो पहली जो चीज ऑब्जर्व की गई इस एक्सपेरिमेंट में वो ये ऑब्जर्व की गई कि कोई भी टाइम लैग नहीं है स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम, जो लाइट बीम उसके ऊपर गिरी है और जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल कर गया है मेटल सरफेस से, उसके बीच में। अगली चीज आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अगला सवाल आता है कि अगर आपका मेटल है उसके ऊपर आपने रेडिएशन डाली, ये देखो ये इस तरीके से है, ये आपका मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे निकलेंगे वो कहां जाएंगे, डिटेक्टर में। डिटेक्टर इस चीज को बताएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समय के साथ कितने निकल रहे हैं, तो वो आपको फर्दर कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा। अब ये जो मेटल की सरफेस है इसके ऊपर लाइट डली, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये किस बात पर निर्भर करेगा, ये उस बात पर निर्भर करेगा कि जो भी लाइट आप डाल रहे हैं, जो भी किरण आप डाल रहे हैं, उसका इंटेंसिटी कितना है, वो कितनी ब्राइट है, कितना ज्यादा चमकीलापन है उसके अंदर, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल कर जाएंगे। अब सवाल आता है कि मैम ये जो ब्राइटनेस है, तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई छोटा बल्ब है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, बड़ा बल्ब है तो उसकी ब्राइटनेस जो है
सॉरी, छोटा बल्ब है तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी, बड़ा बल्ब है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने बेटा ऐसा देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत बड़े साइज का बल्ब या ट्यूबलाइट लगी होती है, बट उसका लाइट उतना नहीं होता। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत छोटा बल्ब या ट्यूब लगाकर हम लाते हैं और अपने घर में लगाते हैं, और वो बहुत जो है तेजी चमकीली वाली रोशनी देती है। तो साइज का यहाँ पर कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि बड़ा बल्ब है तो उसकी लाइट ज्यादा ब्राइट होगी, छोटा होगा तो ज्यादा ब्राइट होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट तो आपको दिख जाएगा कि कहां से ज्यादा चमकीलापन, कहां की लाइट जो है वो ज्यादा आपकी आंखों को मतलब इरिटेट कर रही है। ओके, सो जितना ज्यादा ब्राइट लाइट आप डालोगे, आपने जो भी लाइट रेडिएशन डाली है वो जितना ज्यादा इंटेंस होगी, उसकी इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकालेंगे, ठीक है। सो मेटल के सरफेस से उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये हमारे पास सेकंड ऑब्जर्वेशन आती है। अब सवाल आता है कि हर एक मेटल जो है उसको कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाने के लिए। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है बच्चा कि आपने कोई भी रेडिएशन डाली, आपने जैसे मान लो लाइट डाली मेटल के ऊपर और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। एक जो है स्टैंडर्ड है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहे आप डालते रहो, कितनी भी डालते रहो, वो नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो ये एक्सपेरिमेंट है ये आपका तभी होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन तभी होगा जब आपका जो आप डाल रहे हैं लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम वैल्यू रखेगी, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कुछ ऐसा ही है कि जब तक आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता तब तक आप पढ़ाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप सोए हुए हैं, ठीक है, अब आप सुबह, ठीक है, आपको उठना है, अब आप नहीं उठते हैं, ठीक है, अलार्म बजी तो आप नहीं उठे। अब अलार्म एक तरीके से लाइट थी, ठीक है, वो आपके ऊपर गिरी, मतलब पहली बार आपको डिस्टर्बिंग फैक्टर आया सोते हुए, ठीक है, दैट वाज अलार्म, अलार्म से नहीं उठे। उसके बाद ठीक है घूमते फिरते आपकी बहन आई, उसने आपको जगाया, आप नहीं उठे, ठीक है, वो भी एक रेडिएशन आई। फिर उसके बाद पापा आए घूमते फिरते, उन्होंने बोला बेटा उठ जा, आप नहीं उठे, ठीक है। उसके बाद बच्चा मम्मी आई, ठीक है, मम्मी भी बोल के गई कि बेटा उठ जा, आप नहीं उठे। उसके बाद मम्मी ने 2-3 बार बोला, आप नहीं उठे, ठीक है। उसके बाद मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी ने जाकर जो है सीधा पानी का जो है बाल्टी लाकर तुम्हारे ऊपर डाल दिया, और उसके बाद तुम्हारी जो है, जो तुम निद्रा लोक में थे, जो स्वप्न तुम देख रहे थे, सारे स्वप्न से बाहर निकालकर तुम धरती पर आ जाते हो एकदम से। तो इसका मतलब तुम्हें जब तक वो फ्रीक्वेंसी है ना, एनर्जीज का इनपुट तो पहले भी गया, पापा ने भी मेहनत की, बहन ने भी मेहनत की, अलार्म ने अपनी मेहनत की, मम्मी ने भी 3-4 बार ट्राई किया, ठीक है, कि अच्छे बच्चों की तरह तुम्हें जगा दिया जाए, बट है ना यू वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। लेकिन जब मम्मी को पता था कि है ना कौन सी फ्रीक्वेंसी तुम्हें देनी है जिससे कि तुम्हारी नींद एकदम से भाग जाए, तो मम्मी ने वो फ्रीक्वेंसी वाली जो है रेडिएशन तुमको दी, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला, एकदम से जो है स्वप्न चले गए, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो गया। तो यहाँ पर भी सेम कहानी होती है, यहाँ पर भी बच्चा हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है अगर आपको इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस से निकालना है, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन आप डालोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्लियर मेरी बात? आगे चलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां से वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी लेकर आएंगे, ठीक है। मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है, मान लो बेटा, ठीक है, चलो एक जो है छोटी सी बात बताती हूँ मैं तुम्हें, इसी एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो बच्चा, मम्मी ने आकर वहां पर जो है, एक तरीका तो हो सकता है पानी से तुम्हें जगाने का, कि मम्मी वहां पर आके क्या करे, ठीक है, पानी के डब्बे में हाथ दे और तुम्हें तुम्हारे ऊपर ऐसे 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 करे, है ना, जैसे हम अपने घर में स्वाहा स्वाहा करते हैं ना पूजा करने के बाद, उस तरीके से करे तो उससे भी तुम्हारी नींद तो खुली जाएगी और तुम उठ जाओगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मम्मी लाके जो है बाल्टी लेकर आए और तुम्हारे ऊपर डाल दे। ओके, अब जो स्वाहा स्वाहा वाला तरीका है, उठ तो तुम उससे भी जाओगे, और जो बाल्टी तुम्हारे ऊपर लाके डाल दी गई है, उठ तुम उससे भी जाओगे। लेकिन उन दोनों में डिफरेंस है। पता है डिफरेंस क्या है? जो स्वाहा स्वाहा वाला तरीका था उससे जस्ट तुम्हारी नींद खुलेगी, तुम बैठ जाओगे उठ के। लेकिन जो दूसरे वाला तरीका है उससे तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी, उससे तुम्हारे कपड़े गीले होंगे, बिस्तर गीला होगा, तो तुम्हारे जो है नींद खुलने के साथ साथ तुम्हारे टेंशन
भी आ जाएंगी और ज्यादा चीजें भी आ जाएंगी। हो सकता है तुम बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट भी कर दो कि मम्मी यार ये क्या किया आपने, है ना, इस तरीके से कुछ भी बोलो उनको, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। अगर फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सिर्फ उतनी है कि जो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तो वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम म्यू नॉट से दर्शाते हैं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे दी, जितनी चाहिए थी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपने दे दी, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा वो गुस्से से निकलेगा। मतलब निकल तो जाएगा, लेकिन निकलने के साथ साथ बहुत स्पीड से जाएगा, मतलब उस अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी अपने साथ लेकर जाएगा। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि जो फोटोन ने आके, फोटोन क्या होता है? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट। जो फोटोन आके अपनी कुछ एनर्जी के साथ उसको स्ट्राइक कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहा है, तभी तो वो निकल पा रहा है। अब वो एनर्जी अगर उसको सिर्फ उतनी मिली है जितना उसको निकलने के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर वो एनर्जी जितना उसको निकलने के लिए रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा उसको मिल गई है, तो फिर बेटा वो गुस्से से निकलेगा, स्पीड से निकलेगा। तो यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये बताता है आपको कि काइनेटिक एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, चलो इसको और बढ़िया तरीके से समझाऊं तुम्हें। अगर पानी से ना जगाए मम्मी, तुम्हें चप्पल मार के जगाए, ठीक है, अब चप्पल मार के जगाए, तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से तुम्हें चप्पल पड़ेंगे, जितना ज्यादा है ना फ्रीक्वेंट तुम्हारे ऊपर चप्पल पड़ेंगे बच्चा, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से चप्पल, मम्मी तुम्हें एक चप्पल मारी, दूसरी मारी, सैंडल मारी, है ना, पहले तुम्हें ऐसी चप्पलें मारी जा रही है जो जिनसे इफेक्ट नहीं हो रहा, फिर ऐसी, आपने दिल पे मत लेना इन बातों को कि तुम्हारे साथ ही होता है। सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ है। कोई भी ऐसे इतना परफेक्ट नहीं होता। मम्मी पापा से सबकी पिटाई होती है एक समय पर, ठीक है। तो बेटा जब सैंडल और ये सब तुम्हारे ऊपर भरमार कर दी जाएगी चप्पलों की, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप तुम्हारी बढ़ जाएगी। बिस्तर से ना सिर्फ उठोगे, उठकर भागोगे भी जब तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन आएगी। सेम चीज ये यहाँ पर है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चा क्या, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी रेडिएशन की, लाइट की, उसी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। भागने दौड़ने की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज्यादा चप्पलें फ्रीक्वेंट आपको पड़ेगी, उतना ज्यादा जो है तेज आप दौड़ेंगे। इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगी। वो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही जिद्दी है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन उसको दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी स्पीड से वहां से निकलेगा या नहीं निकलेगा, कितनी स्पीड होगी, वो डिपेंड करता है कि जो लाइट रेडिएशन उसके ऊपर डल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? यही आपका पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट वो डिपेंड करता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है, कि आपकी जो बीम ऑफ लाइट है उसमें कितना एनर्जी है, वो डिपेंड कर रहा है ब्राइटनेस कितना है, इंटेंसिटी कितना है रेडिएशन का। और वो जो इंटेंसिटी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यही चीज इंपॉर्टेंट है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन कितने निकले ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी चमकीली रेडिएशन आपने डाली। इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से निकल के भागे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो रेडिएशन आप डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है। अगर हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है तो जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हायर होगी। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल कर जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी उसका काइनेटिक एनर्जी भी लोअर होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो बच्चा किस बात पर डिपेंड करेंगे? वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि कितना, है ना, वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि कितना चमकीली, कितना ब्राइट, कितना इंटेंस लाइट रेडिएशन आपने उस मेटल की सरफेस के ऊपर डाली। ये दो चीजें यहां पर आपको समझनी होती है कि नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड और काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम, वो डिपेंड तो करना चाहिए ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर, लेकिन ऑब्जर्वमेंट जो है वो ये आए कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वो नहीं डिपेंड करती। काइनेटिक एनर्जी जो होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वो सिर्फ डिपेंडेंट करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। अब यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, जैसे बच्चा मान लो पोटेशियम मेटल है, आप घंटों तक उसके ऊपर जो है, बहुत घंटों तक आप उसके ऊपर क्या डालते जाए, रेड कलर की लाइट डालते जाए, आप उसके ऊपर जो है लाल लाइट को जो है बहुत घंटों तक डालते जाए, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है 4.32 4.6 इंटू 10 की पावर 14 है। अब बच्चा वहां से इलेक्ट्रॉन पोटेशियम की सरफेस से नहीं निकलेगा। अगर आपने, ठीक है, बहुत इंटेंस, बहुत चमकीली रेड लाइट आप बहुत घंटों तक डालो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा वहां से। लेकिन अगर आप वहां पर उसी पोटेशियम मेटल के ऊपर चाहे आप बहुत वीक येलो लाइट डाल दें
जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 टू 5.2 इंटू 10 की पावर 14 है, तो झटाझट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसीलिए यहां से पता चला इस चीज के बारे में, इसका मतलब कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जिसको अटेन करना होगा, उस लाइट रेडिएशन के पास वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाहते हैं। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आया, ठीक है। और जो आइंस्टाइन था उसने भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर मेरी बात? चलो अब समझते हैं। अब बेटा क्या है, देखो अब एनर्जी जो है आपकी, आपने जो एनर्जी दी, लाइट रेडिएशन डाली गई, ठीक है, उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, वो एच म्यू थी, उसकी एनर्जी थी बेटा एच म्यू। ओके, अब उसने क्या किया, आपने लाइट रेडिएशन डाली, उसकी एनर्जी थी एच म्यू, ठीक है। अब उसमें कुछ एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, ठीक है, उसको धक्का देने के लिए, उसको वहां से निकालने के लिए। वो जो एनर्जी है वो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच म्यू नॉट ऐसे मल्टीप्लाई करके, है ना, ये हमें आइंस्टीन ने बताया था ना कि E बराबर एच म्यू, ना। प्लैंक में भी हमने ये देखा कि एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है, एच म्यू के बराबर होती है ना। यही आया था हमने प्लैंक की थ्योरी में, पीछे हमने इस चीज को पढ़ा था। अब टोटल एनर्जी जो रेडिएशन की है वो एच म्यू है, ठीक है, जितनी चाहिए थी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो एच म्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अब अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दे दी है, मान लो आपकी जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर आपका जो V है वो हाइयर है V नॉट से, है ना, म्यू आपका हाइयर है म्यू नॉट से, तो फिर वो जो निकलने वाला एनर्जी है वो बेटा किसी स्पीड के साथ भी जाएगा, किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ भी जाएगा। तो टोटल एनर्जी अब थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से निकला उसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है जो आपको इसके अंदर समझाई जाती है, जहां से आपका सवाल आता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बोल दो बेटा, बताइए जरा। अब आता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है, ठीक है, अब उसने जो है साइंटिस्ट लोगों के लिए एक बड़ी दुविधा वाली जो है सिचुएशन ला दी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ जो है वेव बिहेवियर ऑफ लाइट भी हमने देखा। फिजिक्स में आपको पढ़ाते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब अब दुविधा का एक ही जो है सॉल्यूशन है, वो ये है कि इसका मतलब आपका जो लाइट है वो पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर सकती है, वो वेव जैसा भी, वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना भी दिखा सकती है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिना भी दिखा सकती है। दैट मींस कि उसका कैरेक्टर जो है वो कैसा है, ड्यूअल है, वो पार्टिकल नेचर भी दिखाती है, वो वेव नेचर भी दिखाती है। तो यहां से आपका ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट हैज ड्यूअल बिहेवियर। ओके, तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर लाइट जो है दोनों तरीके से बिहेव कर सकती है। जब एक रेडिएशन इंटरैक्ट करती है मैटर के साथ, जब आप किसी रेडिएशन को, किसी किरण को किसी मैटर के ऊपर डालते हैं तो फिर वो पार्टिकल जैसा बिहेव करती है। जैसे कि आपने रेडिएशन को एक मेटल के ऊपर डाला, वो एक मैटर था, ठीक है, तो फिर उसने कैसा बिहेव किया, उसने पार्टिकल जैसा बिहेव किया, ठीक है, उसने वेव जैसा बिहेव नहीं किया। और फिर उसने आपको क्या दिखाया, फिर उसने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया, ठीक है, उसने आपको क्या दिखाया बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया। तो यहां से पता चला, ठीक है, कि पार्टिकल जैसा नेचर दिखाती है रेडिएशन अगर वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट ने यहां से जो है सारा सिनारियो ही बदल दिया, ठीक है, कि आप बाद में आप लोग देखोगे कि कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं वो भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स भी क्या एग्जिबिट करते हैं, वेव और पार्टिकल ड्युअलिटी एग्जिबिट करते हैं। कि जो आप इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम्स के अंदर चक्कर काटते हैं, तो यहां से ये चीज बाद में अब आपके पास आएगी कि आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी पार्टिकल जैसा नेचर भी दिखा सकता है और वेव जैसा नेचर भी दिखा सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बोल दो बेटा। अब देखो सवाल आता है, एनर्जी बताओ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो म्यू आपका कितना है, 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। ओके, सो एनर्जी आपको निकालना है कितना, 1 मोल फोटॉन्स का, तो एन एच म्यू होगा फॉर्मूला। एन यहाँ पर आपका 6.022 × 10 की पावर 23 होगा। एच यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, एच होगा आपका 6.63 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। और ये क्या बच गया, म्यू बच गया, दैट इज 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज का मतलब होता है सेकंड इनवर्स। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो अब जो है एक सेशन में छोटा सा इसका लेकर आऊंगी, ठीक है, जिसमें या फिर एक रिकॉर्डेड वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है, जैसे
जैसे अगर आप h का मल्टीप्लीकेशन n के साथ करें तो इस नंबर को आप याद रख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से मैं आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपका कैलकुलेशन में टाइम रिड्यूस हो सके। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो ये तो देसी तरीका है जिससे कि आप सॉल्व करो और आंसर निकालो। मैं आपको एक अलग से एक सेशन लेके आऊंगी छोटा सा, जिसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आप इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सके और आपका आंसर जल्दी आ सके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि एक 100 वाट का बल्ब है जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करता है, निकालता है, जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। आप बताइए कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड वो बल्ब कितना एमिट करेगा। तो 100 वाट का मतलब क्या है बेटा, ये आपको क्या दी हुई है, पावर दी हुई है। क्या दी हुई है, पावर। और पावर की यूनिट क्या होती है, 100 जूल पर सेकंड होती है। ओके, नेक्स्ट चीज जो आती है कि अब आपको क्या दिया है, जो लाइट वहां से निकल रही है, जो लाइट वो बल्ब दे रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब उसकी सिंगल वेवलेंथ है। ओके, सो उसका जो है उसके बारे में बताया है कि उसकी लैम्डा कितनी है, 400 नैनोमीटर है। ओके, अब कहता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बताइए। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो भी निकालना है वो पर सेकंड में निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है, हमें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे बेटा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। इसका मतलब अगर देखो कुछ भी समझ में नहीं आता तो इतना समझ में आता है कि जो निकालना है वो पर सेकंड निकालना है। मतलब 100 जूल पर सेकंड को मैं एक क्वांटिटी जिसकी यूनिट जूल है उससे डिवाइड कर दूं तो मेरा जो आंसर है वो जूल सेकंड में आ जाएगा। इतना तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप सोच सकते हैं। और जूल कहां से आता है, तो एनर्जी निकाल लो। अब जो लाइट रेडिएशन आपको दी है जिसका वेवलेंथ गिवन है उसकी एनर्जी आप निकाल सकते हो। क्या होगी उसकी एनर्जी, तो E बराबर एच म्यू आपने पढ़ा है। म्यू को आप C बाय लैम्डा लिख सकते हैं। H की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू आपको पता है। इस HC के लिए भी आपको एक नंबर में डायरेक्ट बता दूंगी कि जिससे आपको इसको सॉल्व ना करना पड़े। H आपका प्लैंक कांस्टेंट है, C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा आपको गिवन है। इसकी वैल्यू को रखो, लैम्डा से डिवाइड करो, यहाँ से आपका एनर्जी आएगा दैट विल कम आउट इन जूल, और उसको जब आप यहाँ पे रखेंगे डिवाइड करो, यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। बेटा इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट तो होता है। अगला देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है इतना। चलो इसको होमवर्क के लिए देती हूँ, ये आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका देखो क्या पूछा है, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम पूछा है। मतलब आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूछ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है ना किसके बराबर होता है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट बराबर किसके होता है, काइनेटिक एनर्जी। उसको तो मिनिमम एनर्जी से मतलब है, मतलब वो आपसे थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछना चाह रहा है। तो आपको एच म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर एच म्यू नॉट, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, सो एच म्यू, ठीक है, अगर आपको लेमडा दिया है तो आप एच सी बाय लेमडा वहां पर पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे और इसको सॉल्व करके आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बोल दो बेटा, बोलिए जरा फटाफट से। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको म्यू नॉट दिया गया है, अब आपको क्या दिया है, म्यू नॉट दे दिया, घुमा फिराकर वही चीजें हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के बराबर होती है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, सॉरी, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के बराबर होती है। तो क्या हुआ फॉर्मूला, एच म्यू माइनस म्यू नॉट हुआ। ओके, अब म्यू की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1 इंटू 10 की पावर 15, और म्यू नॉट भी आपको दिया है 7 इंटू 10 की पावर 14। इन दोनों की वैल्यूज आप यहाँ रख लीजिए, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, दैट विल कम आउट इन किसमें, जूल पर सेकंड। ठीक है, किसमें आ जाएगी, जूल पर सेकंड में आ जाएगी। क्लियर मेरी बात, बोल दो जरा फटाफट से। जूल पर सेकंड में नहीं, जूल में आएगी, है ना, वो जूल सेकंड है, वो सेकंड इनवर्स है, तो कट जाएगा सेकंड और सेकंड इनवर्स, तो जूल में आंसर आएगा। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी आपकी जूल में यहां से आ जाएगी। इस तरीके से आप ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। और आपका पता है एडवांस के भी उतने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट आते हैं। अगर आपने चीजों को पढ़ा है, समझा है, आप आराम से कर पाएंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है, बट उसके लिए कुछ ट्रिक्स, आप थोड़ा बहुत तो चीजें अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो ये चैप्टर आपको सीधा सीधा जो है आप इसका क्वेश्चन कर पाएंगे।
इसके अब जब मैं आपको सवाल कराऊंगी ना सैटरडे को, देखना इसके सवाल कैसे कैसे आते हैं। बिल्कुल सवाल ऐसे आते हैं कि आप चुटकियों में कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा बहुत दिमाग लगाने वाली चीज नहीं होती उनमें, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ट्विस्टेड कुछ नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। अब सवाल आता है स्पेक्ट्रा का कि क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है बच्चा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी जिससे वो पास करेगा। तो बीम ऑफ लाइट कितना डिविएट करेगी, कितना रिफ्लेक्ट करेगी अपने असली पाथ से, वो किसके ऊपर, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब एक रे है किसकी, व्हेन ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म। अगर हम व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, मान लो एक प्रिज्म है और उसमें से आपने व्हाइट लाइट को पास किया, तो आपको पता है क्या देखने को मिलता है कि जो वेव शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, जिसकी सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा बेंड करती है, उसका केस में आपको बेंडिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो आएगी उसका बेंडिंग जो है बच्चा सबसे कम होगा। लॉन्गर वाली का बेंडिंग सबसे कम और शॉर्टर वेवलेंथ वाली का बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट के अंदर जो वेव्स होती है बच्चा, उसमें जितनी भी वेवलेंथ होती है वो सारी विजिबल रेंज में होती है। मतलब विजिबल रेंज वो रेंज है जिसके अंदर रेडिएशंस जो है हमें दिखाई देती है। तो जो व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग से जितना भी रेडिएशंस आती है, जितना भी वेवलेंथ वाला रेडिएशंस हमको मिलता है उसकी स्प्लिटिंग से, उसके टूटने से, अगर हम उसको प्रिज्म से पास करें तो वो सारी ऐसी होती है जो हमें अपनी आंखों से नजर आती है, क्योंकि वो सारी सबकी वेवलेंथ जो है विजिबल रीजन में जो है लाई करती है। ओके, और ये जो रे ऑफ व्हाइट लाइट स्प्रेड हो जाती है बहुत सारे कलर्ड बैंड्स में टूटकर। अगर आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करें और अलग अलग कलर्स के बैंड्स में जो वो टूटकर हमें दिखाई देती है, उसी को बच्चा स्पेक्ट्रा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, उसका डेविएशन सबसे कम देखने को मिलता है। और जो आपकी वॉयलेट लाइट है जिसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, उसका डेविएशन बच्चा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसका डेविएशन हमें देखने को मिलता है सबसे ज्यादा और उसका डेविएशन हमें देखने को मिलता है सबसे कम। तो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंजेस फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, ठीक है। तो जो आपका ये जो स्पेक्ट्रम है, जब आपकी व्हाइट लाइट इधर से गई यहां से यहां पर जाकर, ठीक है, ये आपको अलग अलग कलर्स में जो टूटती हुई नजर आती है, तो ये जो आपको स्पेक्ट्रा मिलता है व्हाइट लाइट का, उसका जो रेंज है, किस रेंज से किस रेंज तक की है ना आपको वहां पर नजर आती है फ्रीक्वेंसी, वो आपको दी है 7.5 इंटू 10 की पावर 14 से 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन है ना, जिनका इतना फ्रीक्वेंसी, वो रेडिएशन आपको मिलती है। और ये नंबर आपका विजिबल रीजन में लाई करता है। ये नंबर आपका कहाँ लाई करेगा बच्चा, ये नंबर आपका लाई करेगा विजिबल रीजन में। क्लियर। तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम है उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब सवाल आता है मैम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब बच्चा एक रेडिएशन जो है, एक कलर आपको दिख रहा है, कोई रेडिएशन है, उसका कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, वो विजिबल रीजन में लाई करी, मतलब आपको आंखों से दिखाई दे रही है। जब वो एक बैंड दूसरे बैंड के अंदर घुसा हुआ नजर आए, कभी रेनबो देखा है, तो उसमें जो कलर्स है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रखे हैं, डिस्टिंक्शन नहीं है कुछ भी, एक जो है जहां खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो उसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसी तरीके से कंटिन्यूअस इसलिए बोला गया है कि जब व्हाइट लाइट टूटती है तो वो विबग्योर में टूटती है बच्चा। किसमें, विबग्योर में। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से मैंने इनको अरेंज किया है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ओके, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है इसीलिए डेंजर सिग्नल्स में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, दिखाई दे फॉगी वेदर में, ताकि व्हीकल्स को दूर से नजर आ जाए, खतरे वाला चीज है यहाँ पर। ओके, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो स्पेक्ट्रम जो है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूअस इसलिए होता है कि ये सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं। सेम ऐसा ही स्पेक्ट्रम आपको रेनबो नजर आता है स्काई में। वो क्यों नजर आता है, क्योंकि वहां पर जब बारिश होने के बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, जो कि एक प्रिज्म का काम करते हैं, और सनलाइट जब उन वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर गिरती है तो फिर वहां से वो जो व्हाइट लाइट है जो कि सन से आ रही है, वो बच्चा किसमें, 7 कलर्स में टूट जाती है, विबग्योर में। इसी वजह से वो स्पेक्ट्रम आपको नजर आता है। ठीक है, सो लाइट, विजिबल लाइट जो है एक स्मॉल पोर्शन है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
रेडिएशन का। विजिबल लाइट तो एक छोटा सा हिस्सा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, बताया था ना, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, है ना, इस तरीके से हम उनको पैटर्न में अरेंज करते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट करती है मैटर के साथ, एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है। और कई बार एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट में भी हमारा मैटर चला जाता है। जब हायर एनर्जी में जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, फिर उसको नॉर्मल स्टेट में आना होता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं। जब वो क्या करते हैं बच्चा, इन वेरियस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर आप कोई रेडिएशन डालते हैं तो वो क्या करता है, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं तो अपने एनर्जी लेवल को छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस रिलीज करते हैं, और वो रेडिएशंस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस रीजन में लाई करती है, ठीक है, वो रेडिएशंस हमारे कहाँ, वो अलग अलग रेडिएशंस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग रीजन में लाई करती है। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि मैम ये कैसे होता होगा। देखो, जैसे कि मान लो बच्चा एकदम से आपके अकाउंट में कोई 50,000 रुपए डाल दे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आता है, आपके दिमाग में आएगा कि अगर मुझे 50,000 मिल गए मैं घूम आता हूँ, है ना, ऐसा ही करोगे। एकदम से कहीं से 50,000 रुपए आपको लॉटरी लग जाए तो 50,000 आते ही आपका मन करेगा, मतलब अगर इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, है ना, वैसे मत लेना दिल पे, अगर आप नॉर्मल जैसे हो आपके एग्जाम्स वगैरह हो चुके हैं, आप फ्री हैं, एकदम से आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, आप एकदम से प्लान बना लोगे घूमने का, यही करोगे। अब क्या हो गया, इसका मतलब वो एक तरीके की एनर्जी है जिसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया, पैसे, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही आप एक्साइटेड स्टेट में चले गए। 50,000 आपके अकाउंट में किसी ने ट्रांसफर कर दिए तो आप एकदम से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, आपके प्लान्स बनने शुरू हो गए कि अब मैं यहां चला जाता हूं, वहां चला जाता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, और आपने वो प्लान्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। और आपने क्या किया बच्चा, वो प्लान्स बनाकर आपने ये भी प्लान कर लिया कि मैं कहां जाऊंगा, क्या जाऊंगा, और आप एकदम से पहुंच गए घूमने किसी भी हिल स्टेशन पर। चलो, अब आप एक्साइटेड स्टेट में चले गए, घर आपका ग्राउंड स्टेट था, अपना एनर्जी लेवल में थे। जब आपने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, पैसा आपको मिला, आप एक्साइटेड स्टेट में हिल स्टेशन पे पहुंच गए। मैं हमेशा बच्चों को इस एग्जांपल से समझाती हूं ताकि उनको बेटर समझ में आए। अब जब आप वापसी करते हैं, मान लो 4 दोस्तों, अब जब आप वापसी करते हो तो वापसी करने के दौरान आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, पता है कैसे ऑप्शंस ये होते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि जब वापस आओ तो जहां से चले थे वहां से सीधा अपने घर वापस आ जाओ, लेकिन इतने भले आप हो कहाँ, आप क्या करोगे, आप बीच में स्टॉप ढूंढोगे, ठीक है, कि कहीं कोई मामी रहती हो, कहीं कोई मौसी रहती हो, है ना, कहीं कोई चाचा रहते हो, कहीं कोई दोस्त रहता हो, है ना, तो बीच बीच में स्टॉप्स हो, बुआ रहती है, ये रहते हैं, वो रहते हैं, तो आप क्या करोगे, बीच बीच में आपके स्टॉप्स हैं। हिल स्टेशन से लेकर आपके घर तक आपको जाना है, ठीक है, तो बीच में आपके पास बहुत सारे स्टॉप्स है। हो सकता है आपका मन करे 2 दिन बुआ के घर रुक जाऊं, तो आप बीच में बुआ के घर चले गए। हो सकता है आपका किसी फ्रेंड का घर था तो आपने प्लान बना लिया उसके साथ जो है आराम से उसके साथ रुकूंगा, बातें करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन या फिर जो एटम्स मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ो अभी, एटम्स मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो क्या चलते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो जरूरी नहीं जहां से गए थे वहीं आएंगे, वो कहाँ आते हैं बच्चा, अलग अलग जो है उसमें आ सकते हैं, अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है वापस जब वो आएंगे तो जो रेडिएशन वो एमिट करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रीजंस में लाई कर सकती है। वो हो सकता है कॉस्मिक में भी लाई करे, वो हो सकता है विजिबल में भी लाई करे। क्लियर मेरी बात। अब आता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन एमिशन स्पेक्ट्रम। कोई सैंपल था, कोई सब्सटेंस था, उसके ऊपर एनर्जी डाली, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब वो जो सैंपल है आपका जिसके पास एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, जब उसकी रेडिएशन को आप प्रिज्म में डालेंगे और उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। और खास बात ये होगी कि उस एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, आपको बैंड्स कलर्स नजर आएंगे, ऐसे कंटिन्यूअस कलर्स नजर आएंगे एक दूसरे के अंदर घुसे हुए, बीच बीच में आपको ब्लैक स्पेसेस नजर आएंगे। वो जो ब्लैक स्पेसेस, अच्छा एमिशन वाले स्पेक्ट्रम में बच्चा
क्या आपको किस तरीके से एमिशन वाला स्पेक्ट्रम नजर आएगा? एमिशन वाले स्पेक्ट्रम में आपको पर्टिकुलर लाइंस नजर आएगी, कुछ पर्टिकुलर लाइंस नजर आएगी जो रेडिएशन, कुछ रेडिएशंस वो एमिट करेगा वो सैंपल, ठीक है, और वो उन्हीं का कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वाली लाइंस आपको उसके स्पेक्ट्रम में नजर आएंगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर आपने जो है एनर्जी डाली किसी सैंपल के अंदर, उसने एब्जॉर्ब कर ली, जब उसका स्पेक्ट्रम आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो लाइट रेडिएशन आपने डाली थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको जिसमें टूटना चाहिए था, जो उसका स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, उसमें कहीं कहीं पर आपको ब्लैक लाइंस नजर आएगी। वो जो ब्लैक लाइंस, जो मिसिंग लाइंस है, ठीक है, जो भी कलर की लाइंस वहां पे है ना, रेडिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कलर की लाइंस मिसिंग है, वो इस बात को दर्शा रही है कि आपके उस सैंपल ने किस किस कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब आपका सैंपल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, उसके स्पेक्ट्रम में हमें वो लाइंस जो है, वो ब्लैक लाइंस नजर आती है जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एमिशन स्पेक्ट्रम की पहचान ये है, उसमें आपको वो लाइंस, उसमें आपको सिर्फ वो लाइंस नजर आती है जो वो एमिट करेगा, उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है। एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, जो रेडिएशन उसमें से निकल रही है, तो सिर्फ वो वाली लाइंस आपको नजर आएंगी। तो एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं ये दोनों। एमिशन स्पेक्ट्रम अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, सैंपल को हीट कर सकते हो, ठीक है, इरेडिएट कर सकते हो, कोई रेडिएशन उसके ऊपर डाल सकते हो। तो वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एज द सैंपल गिव्स अप द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज रिकॉर्डेड। और तो जो आपको एमिटेड रेडिएशन होगी वो सिर्फ उसके जो है स्पेक्ट्रा में नजर आएगी। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो जस्ट उसका नेगेटिव होगा एमिशन स्पेक्ट्रम का। कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन इज पास्ड थ्रू ए सैंपल व्हिच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जो मिसिंग वेवलेंथ होगी वहां पर, the missing wavelength which corresponds to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum। तो जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखोगे तो वहां पे डार्क स्पेसेस आपको नजर आएंगे। वो डार्क स्पेसेस आपके उन रेडिएशंस को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे जो आपके सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो इन दोनों का के बारे में स्टडी करना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो वो कंटिन्यूअस होता है, उसके अंदर हमें लाल से लेके वॉयलेट तक, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, 7 कलर्स हमें एक दूसरे के अंदर घुसे हुए नजर आते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है किसका? विजिबल, इसका व्हाइट लाइट का, विजिबल लाइट का। लेकिन जो आपके एटम्स होते हैं बच्चा, अगर उनका स्पेक्ट्रम हम देखें, एमिशन स्पेक्ट्रा, वो ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी एटम को गैस फेज में पहुंचा दिया, मान लो आपका हाइड्रोजन है, उसको आपने गैस फेज में ले गए, ठीक है, उसका स्पेक्ट्रम आप देखोगे तो उसका स्पेक्ट्रम कभी भी आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, रेड टू जो है ये वॉयलेट, ये 7 कलर्स ऐसे एक दूसरे के अंदर घुसे हुए कभी भी एटम को अगर गैसियस स्टेट में ले गए और उसका स्पेक्ट्रम देख रहे हो, कभी नहीं आते। उसके केस में आपको क्या नजर आते हैं? वो लाइट एमिट करेंगे कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, ठीक है, और बीच में क्या नजर आएंगे? डार्क स्पेसेस नजर आएंगे। तो ऐसा जो स्पेक्ट्रा होता है जो कंटिन्यूअस होता नहीं होता, जिसमें कलर्स एक दूसरे के अंदर ऐसे मर्ज नहीं करते। व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है, रेनबो जैसा नजर आता है, सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर घुसे हुए, दैट इज कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आपका एटम है, उसको आप गैसियस स्टेट में लेकर गए, उसका स्पेक्ट्रा आप देख रहे हैं, तो उसके केस में आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं नजर आता। उसका जो स्पेक्ट्रा है उसमें आपको बीच बीच में डार्क ब्लैक कलर के बैंड्स है और कहीं कहीं पर कलर्ड लाइंस नजर आती है। ऐसा जो स्पेक्ट्रा होता है इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा इसी को लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एमिटेड रेडिएशन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। कौन कौन से रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस उसके स्पेक्ट्रा में हमें दिखाई देती है। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? प्लीज लेट मी नो। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई? जल्दी बोलो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल तो है बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको पेशेंस इस चैप्टर में रखना पड़ेगा। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा बहुत इंटरेस्ट का है हमारे लिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा कैसा होता है? यूनिक होता है। जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसी तरीके से एलिमेंट्स के लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होते हैं। अगर कोई अननोन सैंपल आपको फाइंड आउट करना है, उसका लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा देख लो, वो जिसके साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो एलिमेंट जैसे कि ये जो लिखे हैं, रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, इनको डिस्कवर किया गया, इनके मिनरल्स को एनालाइज किया गया। इसी तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर पाते हैं।
अब हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में है और जहां से सवाल आपको बिल्कुल पूछा जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हाइड्रोजन को गैसियस फॉर्म में ले जाकर, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बच्चा टूट जाते हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टूटने के बाद क्या करते हैं, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको बहुत सारी लाइंस नजर आती है और जो लाइंस जिस लाइन को जिसने डिस्कवर किया उसके नाम से हम उन लाइनों को जानते हैं। जैसे बाल्मर जो है उसने 1885 में, ठीक है, बाल्मर ने 1885 में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बारे में यहां पर दिखाया। ये देखिए, सबसे पहले एक बार ये देख लीजिए, ये आपका कोई सैंपल है जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है, एक्साइटेड सैंपल, ठीक है, इसमें से रेडिएशन गई, प्रिज्म से पास की, ये आपका फिल्म और डिटेक्टर है, यहां पर देखी गई। तो इसके केस में आपको एमिशन स्पेक्ट्रा ऐसा आता है, बीच बीच में लाइनें होंगी कलर्ड लाइंस, वैसे आपको पूरा काला दिखाई देगा। जो जो रेडिएशन ये एमिट करेगा, जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है सैंपल ने, ये जो जो कलर की रेडिएशन एमिट कर रहा होगा वो लाइनें आपको इसके अंदर यहां पर नजर आ रही होंगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को आपने इस एब्जॉर्बिंग सैंपल में से पास किया, ठीक है, ये आपका प्रिज्म से पास हो गई। जब ये प्रिज्म से पास हो गई, फिल्म और डिटेक्टर के ऊपर गई, ठीक है, तो इस केस में बच्चा आपको क्या नजर आया, कलर्स नजर आए और बीच बीच में ब्लैक जो है लाइनें हैं। ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के केस में ये देखो, व्हाइट लाइट गई, ये आपने यहाँ पे सैंपल रखा, कोई भी सॉल्यूशन है जिसने एब्जॉर्ब किया, इसको प्रिज्म से पास किया, इससे आने वाली रेडिएशन को, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको बीच बीच में काली लाइनें नजर आई, बाकी सारी कलर्ड बैंड्स थे। ये जो काली लाइनें थी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस सैंपल ने कौन सी रेडिएशन को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जो ब्लैक लाइंस यहाँ पर है वो सारा कलर की रेडिएशन मिसिंग है जो वहां पर एब्जॉर्ब हो गई है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? प्लीज बताइए फटाफट से, जल्दी बोलो बेटा। क्लियर हो गया? चले आगे। आगे देखो, तो लाइट एमिटेड बाय अ सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स कैन बी पास्ड थ्रू अ प्रिज्म एंड सेपरेटेड इनटू सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ, thus an emission spectrum which is a photographic recording of the separated wavelengths is called as line spectrum। तो ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को, इसी को लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। कोई भी सैंपल जो है जिसका अपना कुछ रिजनेबल साइज है, उसके अंदर कुछ एटम्स होते हैं, तो सिंगल एटम को, ठीक है, एक सिंगल एटम को हम एक्साइटेड स्टेट में एक समय पर देख सकते हैं। collection of atoms contain all possible excited states. The light emitted as these atoms fall to lower energy states is responsible for the spectrum। जो लाइट एमिट होती है, ठीक है बच्चा, वो कब होती है, जब एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं। इसी वजह से हमें जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं अनएक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन से और फिर एक स्लिट से और प्रिज्म से पास करते हैं, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें बच्चा इंटेंसिटी का लैक होता है, तो सेम वेवलेंथ एमिट होती है। तो रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपका एक तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा है, जो कि आपका दूसरे वाला स्पेक्ट्रा का जस्ट अपोजिट है। ये देखो इधर, अब आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्मूला बताएगा म्यू बार इक्वल्स टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आपको अलग अलग जो है n यहाँ पे एक इंटीजर है, ठीक है, जो कि आपका अलग अलग लाइंस को एग्जिबिट करेगा। ओके, सो यहाँ पर ये एग्जैक्टली क्या है, सो दिस इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट है R 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 और n2 यहाँ पर एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप कौन से सीरीज की बात करें, आप लाइमन सीरीज की बात करें, आप बाल्मर की बात करें, आप पास्चन की बात करें, आप ब्रैकेट की बात करें, आप पीफन की बात करें, तो इस तरीके से हमारे n की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। इफ आई टॉक अबाउट लाइमन सीरीज, तो हमारे n1 की वैल्यू 1 होगी और जो हमारे n2 की वैल्यू होगी बेटा वो 1 से बड़ी 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर मैं बाल्मर की बात करूंगी, बाल्मर सीरीज की बात करूंगी, तो n1 की वैल्यू 2 होगी हमारी। सेकंड एनर्जी लेवल हमारा जो है बाल्मर में n1 की वैल्यू होती है, n2 की वैल्यू उससे बड़ी कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से बच्चा आपका
पास्चन आता है, फिर ब्रैकेट आता है और फंड आता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग नाम है आपको, 5 सीरीज ऑफ लाइंस आपको हाइड्रोजन के केस में आती है, ठीक है, जिसमें आपके पास लाइमन आएगा, बाल्मर आएगा, पास्चन आएगा, ब्रैकेट आएगा और फंड सीरीज आएगी। ओके, तो ये जो सीरीज ऑफ ट्रांजिशन आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ये इसको आप कुछ इस तरीके से जो है देख सकते हैं कि लाइमन में N1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या होगी, और ये जो रेडिएशंस होगी, है ना, कि जब आपका N2 इन एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपका एक्साइटेड स्टेट से आता है, ठीक है, तो इस केस में आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में जो है ये वाली रेडिएशंस आती है। बाल्मर सीरीज आपकी विजिबल में लाई करती है, पास्चन आपके इंफ्रारेड में, ब्रैकेट आपकी IR में, फंड सीरीज भी आपकी IR में। ये आपके काम की चीज है, ये देख लीजिए। ये आपका लोवेस्ट एनर्जी लेवल है n बराबर 1, तो जितना भी ऊपर से किसी से भी इसमें आ रही है तो वो लाइमन सीरीज में आएगा, ठीक है। नाम लाइमन क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस सीरीज ऑफ लाइंस के बारे में बताया था। ये कहाँ पे जो है लाई करेगी, ये रेडिएशंस के वेवलेंथ कहाँ पे लाई करेगी, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। n बराबर 2 है अगर आपका लोअर एनर्जी लेवल, अगर एक्साइटेड स्टेट में सेकंड में आते हैं तो फिर ये आपका बाल्मर सीरीज है। दिस वन इज पास्चन, दिस वन इज ब्रैकेट एंड दिस वन इज फंड, ठीक है। सो N1 की वैल्यू 1 फिक्स है फॉर लाइमन, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 एंड सो ऑन। तो N2 की वैल्यू जो N1 की वैल्यू है उससे ग्रेटर होगी। ओके, अगर आपको जैसे मान लो बच्चा लाइमन के लिए देख रहे हैं और अगर आपको जो है यहां पर देखना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर आपको ऐसा देखना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर्मूला क्या है, म्यू बार बराबर 1 अपॉन लेमडा 109677 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, अगर आपको कह दे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखनी है, अगर आपको क्या कह दे बच्चा कि आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देनी है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब पता है क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा, है ना, इसकी वैल्यू सबसे स्मॉलर, और इसकी वैल्यू सबसे स्मॉलर कब आएगी, तो ये जब इस क्वांटिटी की वैल्यू सबसे कम आएगी, और इस क्वांटिटी की वैल्यू सबसे कम कब आएगी बच्चा, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू सबसे कम तब आएगी, ठीक है, जब यहां पर, है ना, क्या होगा, जब आपका ये जो डिफरेंस है ये सबसे कम होगा। तो इस तरीके से हम इसको डिसाइड करेंगे कि अगर वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता है या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछता है तो इसका मतलब है इन्फिनिटी से उसको यहां पर लाना है या इस वाले एनर्जी लेवल से उसको यहां पर लाना है। अगर इस वाले एनर्जी लेवल से यहां पर लाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, अगर वहां से यहां पर लाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस हमारा ज्यादा होगा। जब हमारा एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा इसका मतलब शॉर्टर वेवलेंथ, जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा इसका मतलब लॉन्गर वेवलेंथ। तो कई बार हमें ऐसा भी सवाल आता है कि उस वाली लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव नंबर बताइए, है ना, फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना, इन बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर में आपको N1 की वैल्यू पता चल गई कि 2 है, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता है, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाएंगे कि आपका N2 क्या होगा, 3 होगा या फिर इन्फिनिटी होगा। ओके, क्योंकि इन्फिनिटी से वहां तक आएगा, ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से देखोगे ये आपका hc बाय लेमडा होता है। ओके, तो यहां से देखना लेमडा आपको क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस आपका हाईएस्ट होना चाहिए। इसका मतलब हाईएस्ट है, अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो इन्फिनिटी से आपको बाल्मर N1 बराबर 2 में लेकर आना है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी बोल दो बेटा। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रा यूनिक होता है, ठीक है, सबका यूनिक होता है, रीजंस है सिमिलैरिटीज के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आपका यहाँ से कनेक्टेड, देखो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा कुछ फीचर्स है जो कॉमन है लाइन स्पेक्ट्रा के लिए। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, ठीक है। रेगुलरिटी होती है लाइन स्पेक्ट्रम में हर एक एलिमेंट के लिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करता है वो क्या है कि रीजन क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा अलग सभी एलिमेंट्स का एक रेगुलर पैटर्न दिखाता है, उसका कारण क्या है, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कि एटम जो है सभी एलिमेंट एटम से मिलकर बने हैं और वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है एटम्स का क्या वो सेम है, इस वजह से ऐसा है। ऐसे सवालों का जवाब हमें चाहिए। तो ऐसे जवाबों को फाइंड आउट करने के लिए ही हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को स्टडी करना पड़ता है। सो बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहता है, 1913 में ये पहला इंसान था जिसने स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। इसने प्लैंक के कॉन्सेप्ट का यूज किया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है।
इसकी थ्योरी जो थी वो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स नहीं थी। इसको हम यूज कर सकते हैं टू रैशनलाइज मेनी पॉइंट्स इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा। तो बोस मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स। कुछ पॉस्टुलेट्स है जिसके ऊपर ये बच्चा आपका बेस्ड होता है। क्या है वो पॉस्टुलेट्स, तो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब बोर क्या कहता है, बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाता है सर्कुलर पाथ में, लेकिन वो एनर्जी एमिट नहीं करता। पिछली बार जब रदरफोर्ड को पढ़ा था तो हमने यही देखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, एक्सेलरेट करेगा, एनर्जी कम करेगा, गिर जाएगा जाके न्यूक्लियस में। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बोर ने उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। उसने कह दिया कि वो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, लेकिन वो जो ऑर्बिट जो ऑर्बिट है उसका रेडियस फिक्स रहेगा, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो स्टेशनरी स्टेट्स मतलब कुछ अलाउड वैल्यूज ऑफ ऑर्बिट्स ही यहाँ पर कुछ वैल्यूज ही ऑर्बिट्स की अलाउड होगी जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकता है। एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में चेंज नहीं होती समय के साथ। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लोअर एनर्जी स्टेट से और हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है जब उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी रिलीज होती रहेगी और वो जाकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक को उसने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर, लोअर से हायर जा सकता है। एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर। लगातार मैनर में एनर्जी चेंज नहीं होता कि जैसे वहां पर कहा था कि जो है एनर्जी रिड्यूस होती रहेगी और एकदम से जाकर वो किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। वैसा नहीं होता। Frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E। तो यहाँ से आपका जो एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, उसको H से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर आपका N आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उस रेडिएशन की जो एब्जॉर्ब या एमिट होगी। देखो बेटा, मान लो इस एनर्जी लेवल से ऊपर में गया तो कोई रेडिएशन जो है वो क्या करी होगी, एब्जॉर्ब करी होगी। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस क्या है, इन दोनों एनर्जी लेवल्स का, इन दोनों ऑर्बिट्स का। एनर्जी लेवल्स यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर है, तो इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच एनर्जी डिफरेंस क्या है उसको डिवाइड कर दो प्लैंक कांस्टेंट h के साथ, तो यहां से आपको पता चल जाएगी फ्रीक्वेंसी। इसको म्यू आ जाएगा। E1 E2 एनर्जीज है लोअर और हायर अलाउड एनर्जी स्टेट्स की, इसी को हम बोर फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी क्वांटाइज्ड होगा, किसके बराबर होगा, MeVr के बराबर होगा। जहां पर Me आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, V वो स्पीड होगी है ना, जिस स्पीड के साथ वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और R क्या है बच्चा, रेडियस है उस ऑर्बिट का, डिस्टेंस है उस ऑर्बिट का, कहां से, न्यूक्लियस से। तो ये भी एक क्वांटाइज्ड वैल्यू रखेगा। h/2π का मल्टीपल ही हमेशा आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, बोर की थ्योरी के हिसाब से। तो ये जो है सारी कहानी किसने बताई, बोर ने बताई कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, ट्रांजिशन हो सकती है, हमेशा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एमिशन जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है, पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स है जो अलाउड होंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है और लगातार घटती नहीं है, वो फाइनली आकर जो है आपका गिरता नहीं है। ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो लगातार नहीं घटेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है स्टेबल नहीं होगा सिस्टम। और एक और चीज कि जो आपके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है लोअर से हायर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, बट ऐसा नहीं होगा कि ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल लगातार घूमेगा, एनर्जी लोअर करता रहेगा और गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, जिस ऑर्बिट में वो प्रेजेंट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। ये सारी बातें बोर ने बताई। आगे कहता है कि स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन, जब वो रुका हुआ है, सो 1 2 3 उसके जो है इंटीग्रल नंबर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप n बराबर 1 2 3 जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, ये वही वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट्स है, ऑर्बिट्स का नंबर है जहां वो प्रेजेंट होगा। रेडियाई जो है स्टेशनरी स्टेट्स का, तो किसी भी nth ऑर्बिट में उसका रेडियाई क्या होगा, n² a0 के बराबर होगा। a0 यहाँ पर उसका ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या होगा, रेडियस होगा, जो कि किसके बराबर होता है, 52.9 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो रेडियस जो पहली स्टेशनरी स्टेट है, पहला ऑर्बिट है बोर का, वो इतना होता है। एंगस्ट्रॉम में बात करो तो 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर इस ऑर्बिट के अंदर
जब n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, r की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर, कि एनर्जी जो है उसकी स्टेशनरी स्टेट की, तो ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है -RH1/n²। ठीक है, अगर ट्रांजिशन है तो -RH1/n1² -1/1/n2²। r रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर जूल में लिखते हो तो 2.18 × 10⁻18 जूल। ठीक है, तो यहां से आपको बोर के n की वैल्यू के हिसाब से उसकी एनर्जी है कि फर्स्ट स्टेट की क्या होगी, सेकंड की क्या होगी। अगर आपको डेल्टा ई निकालना है तो 2 के केस में आप क्या निकाल लीजिए, वहां पे डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, तो उसकी एनर्जी को 0 ले लेते हैं। मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को जो है निकाल लिया, ठीक है, न्यूक्लियस से आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए, न्यूक्लियस उसके ऊपर अट्रैक्शन लगा ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे वाला जो केस होगा कि न्यूक्लियस वहां पर जो है बच्चा क्या नहीं लगा पा रहा है, वहां पर बच्चा न्यूक्लियस उसके ऊपर अट्रैक्शन ही नहीं लगा पा रहा है, ऐसे केस में जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसी सिचुएशन में एसोसिएटेड होगा स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर इंफिनिटी से, कि मतलब वो आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम अब बन चुका है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा लोअर एनर्जी होगी, जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा, है ना, उतना ज्यादा एनर्जी हायर होगी। नेगेटिव साइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर एनर्जी आपकी नेगेटिव है, वो यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, अट्रैक्शन को बता रही है, स्टेबिलिटी को बता रही है। ओके, तो स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ जीरो स्टेट, एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, साइन वहां पर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोर थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं आयंस के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे He+Li2+Be2+, इन सब के लिए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही बोर ने अपनी थ्योरी को बताया। अगर बाकी किसी के लिए बताता है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसका जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, यहां से आपके पास जो है बच्चा फॉर्मूला आता है En बराबर -2.18 × 10⁻18 Z²/n², और एक फॉर्मूला आता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज 52.9 n²/z, इतना पिकोमीटर आता है। तो z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, उसकी वैल्यूज है 2, 3 हीलियम के लिए, लिथियम एटम्स के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप इसका एनर्जी और रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट निकाल सकते हैं। ये यहाँ से सवाल आता है। एक सवाल ऐसा आता है कि आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिसाइज इक्वेशन नहीं गिवन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे मतलब न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा तो वेलोसिटी जो है उसकी क्या हो जाएगी बच्चा, डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाएगा, अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, ज्यादा तेजी से घूमेगा। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम के केस में हम लाइन स्पेक्ट्रा देखते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एनर्जी आपको, अगर आप लोअर से हायर में जा रहे हैं तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये वही सेम चीज है, म्यू बार इक्वल्स टू R 1/n1² - 1/n2²। अब आपको इसको जूल में दिया गया है। ठीक है, पहले ये सेंटीमीटर इनवर्स में फॉर्मूला था, वही सेम कहानी है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू आपको फ्रीक्वेंसी के लिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देख लो। एनर्जी आपको ये दी गई थी, है ना, किसी भी nth ऑर्बिट के लिए E किसके बराबर था, RH/n² के। अगर दो का डिफरेंस निकालना है, लोअर एनर्जी से हायर में जा रहा है, दोनों का डेल्टा ई निकाल लो, उसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गई डेल्टा ई बराबर RH1/n1² - 1/n2²। अब फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ फोटोन कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, डेल्टा E/h के बराबर है। तो RH 1/n1² - 1/n2², इसको आप h से डिवाइड कर लीजिए। तो आपने h की वैल्यू को रखा, इसको सॉल्व किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू आपकी आ गई, ये हर्ज में आ गई इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ठीक है, अगर आप इसको c से डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये आपका म्यू बार आ जाता है, जो कि आपकी वैल्यू आ गई 109677, जो कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स में हम म्यू बार कैसे निकाल सकते हैं। तो वो आपका इस डेरिवेशन से आता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बेटा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो मेरा NF जो है वो ग्रेटर होता है NI से, तो टर्म इन द पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अगर मेरा एक्साइटेड
अगर मेरा एक्साइटेड एनर्जी लेवल का जो नंबर है बच्चा वो हायर होता है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल का जो नंबर है वो हायर होता है लोअर एनर्जी लेवल से, तो इस केस में इसका मतलब है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और ये हम सब समझते हैं, ये आपको फॉर्मूला से भी समझ में आएगा। इफ Ni इज ग्रेटर देन Nf, इसका मतलब वो एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इसका मतलब वो लो हायर से लोअर की तरफ आ रहा है। इफ योर Nf इज ग्रेटर देन Ni, इसका मतलब आपका कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये जो है वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में आपका डेल्टा ई नेगेटिव आएगा, एनर्जी रिलीज होगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के केस में आपका डेल्टा ई पॉजिटिव आएगा, उसके केस में आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो एक्सप्रेशन जो रिडबर्ग ने दी थी, ठीक है, उसका डेटा सिमिलर है आज के समय पर भी हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम एनर्जी, बोर का रेडियस, वेलोसिटी, ये सारे सवाल पेपर में आते हैं, जिसके फॉर्मूले हमने यहां से देखे, ठीक है। In case of large number of hydrogen atom, different possible transition can be observed, leading to large number of spectral lines. Brightness or intensity of spectral line depends upon number of photon of same wavelength of frequency absorbed or emitted. कितना bright light हमें मिलेगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, उसमें जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है वो कितना इंटेंस था, उसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा थी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंसिटी, ब्राइटनेस स्पेक्ट्रल लाइन की कितनी है, कितनी चमकीली स्पेक्ट्रल लाइन हमें नजर आएगी। दैट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स, कि कितने फोटोन सेम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के एब्जॉर्ब या एमिट हुए हैं। ये आपका सवाल आ गया, इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको बताना है फोटोन एमिटेड के, n बराबर 5 से n बराबर 2, Ni आपका 2 हो गया, Nf आपका 5 हो गया, मतलब ये बाल्मर सीरीज का केस है। फॉर्मूला आपने अभी देखा, म्यू बार बराबर 109677 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Nf स्क्वायर, और ये किसमें है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, लेमडा निकल जाएगा, और आप C बाय म्यू बराबर लेमडा जानते ही हैं, तो इस फॉर्मूले से आप यहां पर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस का एनर्जी बताना है, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताना है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए क्या है, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड है, ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर कर दो, हीलियम है तो जेड की वैल्यू 2 हो गई, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगा। एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, -2.18 वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाना और वहां से आपकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। लिमिटेशन क्या थी बोर मॉडल की, तो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट इंप्रूवमेंट था रदरफोर्ड का, लेकिन वो स्टेबिलिटी के बारे में बता पाया, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा उसने सिर्फ हाइड्रोजन का दिया, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का दिया, बाकी सबके लिए वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। जो हमारे बहुत सारे जो है ऐसी लाइनें आती है, ठीक है, डबलेट्स आते हैं स्पेक्ट्रा में, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ट्रिपलेट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो टूट जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, एटम्स मिल जो है फॉर्म, एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बोर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन बोर नहीं दे पाया, इसीलिए हमने बोर के मॉडल को क्या कर दिया, बोर के मॉडल को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है बच्चा, तो बोर के मॉडल में जो कमियां आई, ठीक है, उसी को क्या करने के लिए, ठीक है, उसी को सुधारने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हम पढ़ते हैं, जो कि 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और क्या कहता है ये, इसके बारे में सुन लीजिए। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या कहता है, तो फ्रेंच फिजिसिस्ट था डी ब्रॉगली, जिसने 1924 में बताया कि मैटर रेडिएशन की तरह क्या एग्जिबिट करता है, ड्यूअल बिहेवियर एग्जिबिट करता है, पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी दिखा सकता है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी दिखा सकता है। इसका मतलब है कि जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का भी अपना मोमेंटम और वेवलेंथ होता है। डी ब्रॉगली ने इसी चीज का रिलेशन बता दिया वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में, ओके। और उसने लैम्डा को किसके बराबर बताया, h/mv के बराबर बताया।
किसके बराबर बताया? लेमडा को h अपॉन एम वी के बराबर बताया। उसने क्या किया, उसने E बराबर एच म्यू और E बराबर एम सी स्क्वायर को इक्वेट कर दिया, और जब इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, म्यू को आप यहाँ पर C बाय लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता चला कि आप जो है लेमडा को h अपॉन एम वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसने इसी एनालॉजी को सॉल्व किया, ठीक है, और ये आपकी डी ब्रॉगली का वेवलेंथ आता है फॉर इलेक्ट्रॉन, जो कंसिडर करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन भी वेव जैसा बिहेवियर और पार्टिकल जैसा बिहेवियर दोनों दिखा सकता है। यहाँ पे m मास ऑफ पार्टिकल है, v वेलोसिटी है, p मोमेंटम है। तो डी ब्रॉगली ने कंफर्म कर दिया कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो भी डिफ्रैक्शन दिखाती है, इसका मतलब वो वेव जैसा बिहेवियर दिखा सकती है। इसी जो है चीज को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। तो वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ये क्या यूटिलाइज करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट को यूटिलाइज करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत पावरफुल टूल है मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च में, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन कर सकता है 15 मिलियन टाइम्स। कोई चीज इतनी छोटी चीज हो कितनी भी, उसको 15 मिलियन टाइम्स जो है उसको क्या कर सकता है बच्चा? एनलार्ज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको दिखा सकता है। और इसके अंदर क्या फिनोमिना यूज हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, जो कि फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका क्या बनता है? उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका माइक्रोस्कोप बनता है। तो डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है उसका अपना वेव कैरेक्टर होता है। जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है हर एक ऑब्जेक्ट से वो शॉर्ट होती है, तो वेव प्रॉपर्टीज को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन however be detected experimentally. Results obtained from the following problems prove these points qualitatively. तो वेवलेंथ जो है बॉल ऑफ मास का पूछा है, उसका वेलोसिटी इतना है, सो लेमडा बराबर h अपॉन एम वी आपको लगाना है। ओके, यूनिट्स का आपको खास ख्याल रखना है। ये आपका जूल सेकंड इनवर्स होगा, इसको आप केजी में यूज करना। ये आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आप यूज करेंगे। जूल का मतलब क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जूल में आपका केजी इंक्लूडेड है, इसीलिए मास को केजी में लोगे। तो ये सिंपल आप इक्वेशन लगाएंगे और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। मास इलेक्ट्रॉन का दिया है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ आप बताइए, ठीक है। सो एम की वैल्यू आपको गिवन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -25 जूल। वेवलेंथ आपको यहां पर बतानी है। ओके, सो इसका इस्तेमाल करके मास आपको दिया है, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, वेवलेंथ आपको बतानी है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ओके बच्चों, ठीक है। लेमडा आपकी किसके बराबर होती है? एच अपॉन एम वी के बराबर होती है, ठीक है। तो आप यहां पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है ना, 3 इंटू 10 की पावर -25। इसका मतलब बच्चों आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है? आपको एम वी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? एम वी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। मास भी आपको यहाँ पर दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से बच्चा आप जो है v को निकाल सकते हैं, ठीक है। v को निकाल के इधर पुट करिए, h आपको पता है, m आपको पता है, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इससे v निकालो, उसमें पुट करो, m पता है, h पता है, लेमडा आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ फोटोन निकालना है विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। अब आपको लेमडा पता है, ठीक है, तो आपको उसका मास ऑफ फोटोन बताना है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या लगाओगे? लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ठीक है, तो ये कहता है कि इम्पॉसिबल है एक ही समय पर एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बताना एक इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं एक पंखे की बात करूं जो कि पूरी स्पीड में चल रहा है, एक ही टाइम पर आप ये बता पाए उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, क्या किस स्पीड से आपका फैन रोटेट कर रहा है। अगर कोई आपसे पूछ ले एक ही पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताओ, उसका एग्जैक्ट मोमेंटम बताओ, किस स्पीड के साथ और किस इस समय पर उसकी स्पीड क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, तो पंखा जो कितना बड़ा है वो भी जो तेज स्पीड में घूमता है नहीं बता पाते, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए तो कैसे ही पॉसिबल होगा। तो यही सेम चीज हाइजेनबर्ग ने बोली पीछे वाले इन कंक्लूजन्स को निकालकर
कि इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बताना इलेक्ट्रॉन का। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को उसने ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई बताया, जहां पर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम प्रिसाइजली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा बेसिकली क्या करना है, हाइजेनबर्ग का जब भी सवाल आएगा आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, ओके। जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे इक्वल टू h अपॉन 4 पाई करके लगाना, वहां से आपको आपके रिजल्ट जो है दिखाई देंगे, आप जो है कैलकुलेशन वहां से देख पाएंगे, ओके, ठीक है। सवाल कैसा आता है ये मैं अभी आपको दिखा दूंगी, ठीक है। इस एग्जांपल से आप समझ पाओगे, जैसे मान लो एक पेपर है, ठीक है, उसकी शीट की थिकनेस आपको मेजर करनी है, तो रिजल्ट जो आपने निकाला अब वो इनएक्यूरेट है, मीनिंगलेस है। कोई एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा टू मेजर द थिकनेस ऑफ शीट, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें भी क्या मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट को हमें यूज करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली उसके बारे में बता सके ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हम लाइट को इल्यूमिनेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से। तो हाई मोमेंटम फोटोन्स ऐसी लाइट के, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब मान लो हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए लाइट डालेंगे, किसी कहीं पर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, किसी होल में से हम लाइट डालेंगे टू मेजर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो फोटोन लाइट डालेंगे, फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो क्या कर देगा बच्चा, और लाइट भी ऐसी यूज करनी पड़ेगी जिसका वेवलेंथ का डायमेंशन इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से छोटा है, तभी हम ये मेजर कर सकते हैं। लेकिन बच्चा वो जो फोटोन जाएगा अगर वेवलेंथ छोटी है, देखो hc/λ, अगर वेवलेंथ छोटी लेंगे तो एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, उस फोटोन की एनर्जी हाई हो जाएगी तो वो एकदम से जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा, अपनी स्पीड उसको ट्रांसफर कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट स्पीड निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को पता भी करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी वेवलेंथ की ऐसी लाइट हमें यूज करनी पड़ेगी जिसका वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से छोटा हो। अगर इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन बहुत छोटी वेवलेंथ लेंगे तो उसकी फोटोन की एनर्जी हाई हो जाएगी। लाइट के अंदर क्या है, फोटोन्स ही तो है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट जो है दैट इज फोटोन। अब फोटोन की एनर्जी हाई होगी, वो जाकर सीधा उससे कोलिजन करेगा, उसकी स्पीड को चेंज कर देगा। तो अगर हम पोजीशन पता कर लेंगे लाइट को डालकर तो फिर उसकी स्पीड नहीं पता कर पाएंगे। तो एक ही समय पर दोनों चीजों के बारे में पता करना पॉसिबल नहीं है, यही बात हाइजेनबर्ग बोल रहा है, ठीक है। सो नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। फोटोन टकराने के बाद उसको वेलोसिटी अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो तेजी से भागने दौड़ने लगेगा, पहले अब उसकी वेलोसिटी क्या आती है हम नहीं नाप पाएंगे। तो अगर हम लाइट डालेंगे जिसकी वेवलेंथ का जो है लेसर होगी देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम उसकी पोजीशन तो पता लगा पाए लेकिन उसकी वेलोसिटी के बारे में फिर हम पता नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से बच्चा ये चीज प्रूव हो गई कि हम नहीं बता सकते किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम के बारे में एक ही समय पर। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में वो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। Trajectory of an object is determined by its location and velocity at various moments. If we know where a body is at a particular instant and if we also know its velocity and the forces acting on it at that instant, we can tell where the body would be sometime later. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्टरी पता करना चाहते हैं, लोकेशन और वेलोसिटी, तो हमें अगर वो बॉडी इस समय पर कहाँ है तो उसके लिए हमें उसकी वेलोसिटी, जो भी फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कुछ वक्त के बाद बता सकते हैं उसकी पोजीशन क्या होगी। लेकिन सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इसके लिए पॉसिबल नहीं है पोजीशन वेलोसिटी के बारे में पता लगाना। तो हम प्रिसिजन के साथ ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम उस इलेक्ट्रॉन के ट्रेजेक्टरी के बारे में बता सके। तो इफेक्ट जो है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंट रहा फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और नेग्लिजिबल रहा मैक्रोस्कोपिक के लिए। मतलब इसको हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज करेंगे, मैक्रोस्कोपिक के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिनका मास मिलीग्राम में होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा वी h/4πm। आप इसको सॉल्व करो
करोगे दैट इज कमिंग आउट इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं, h की वैल्यू रखिए, आपने मास ऑफ जो है यहाँ पर रखा, ठीक है, 4 पाई आपने रखा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मिलीग्राम में है, तो देखो जरा बच्चा, उसके लिए आपकी जो वैल्यू आती है डेल्टा वी डेल्टा एक्स की कितनी आती है, 10 की पावर -28 आती है। अब ये इतनी छोटी वैल्यू, इतना इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, कि इतना मिलीग्राम में डील करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, सो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन, डेल्टा वी डेल्टा एक्स बहुत हायर आता है, और इतना अनसर्टेनिटीज के लिए रियलिटी में डील करना इज, है ना, नेक्स्ट टू आवर लेवल, कि हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हाइजेनबर्ग ने कह दिया, ठीक है, कि इफ वन ट्राइज टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ ओनली 10 की पावर -8 मीटर, देन द अनसर्टेनिटी इन डेल्टा वी वुड बी, तो डेल्टा वी ये आ जाएगा। ओके, डेल्टा वी डेल्टा एक्स अगर ये है तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा फॉर डेल्टा वी। तो कितना ज्यादा वैल्यू आ रही है बच्चा कि हम उसको, ठीक है, क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन बोर ऑर्बिट कैन नॉट होल्ड गुड। तो प्रिसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन हैज एट ए गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एक माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर हम फोटॉन्स का यूज करते हैं टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, जिसका डिस्टेंस जो है 0.1 एंगस्ट्रॉम है। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब आपको डेल्टा एक्स बता दिया 0.1 एंगस्ट्रॉम, अब आपसे डेल्टा वी पूछा है, तो आप लगाइएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। h/4 पाई की वैल्यू को आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि बार बार आएगी। ओके, और आप इसको सॉल्व कर लोगे। जब आप सॉल्व करोगे इक्वल टू मान के करोगे। यही सेम चीज आपको इधर करनी है। आपको स्पीड पता है, मास पता है, तो मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी को आप m डेल्टा वी लिख लेना। अब आपको मास पता है, ये पता है, अब आप यहां पर क्या निकाल लेंगे, अच्छा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको निकालना है। स्पीड की जगह पर आप यूज करना 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो आप 2% ऑफ 45 निकालना, वो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपको डेल्टा वी के लिए यूज करना है। रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बोर मॉडल, तो ये फेल क्यों हो गया कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को चार्ज पार्टिकल माना गया जिसका अपना सर्कुलर ऑर्बिट है अबाउट द न्यूक्लियस, तो वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो वेव है, तो ऐसा ऐसा घूमेगा, तो वो एक ऐसे ऑर्बिट में कैसे चक्कर लगा सकता है, उसको कंसिडर नहीं किया गया। ऑर्बिट इज ए क्लियरली डिफाइंड पाथ, दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, अब बोर मॉडल फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, उसने कह दिया एक फिक्स पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम नहीं बता सकते अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन को उसने जो है एक फिक्स पाथ बता दिया, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे वेव जैसा है, ऐसा घूमेगा, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम फिक्स पाथ कैसे बता सकते हैं। वेव नेचर को कंसिडर नहीं किया, उसकी पोजीशन को फिक्स बता दिया, उसके पाथ को फिक्स कर दिया, इन्हीं सभी बातों को बोर ने एज्यूम किया, इसीलिए हमें उस मॉडल का फेलियर देखने को मिला। ओके, ठीक है, तो इसीलिए इन सब बातों को इग्नोर करने की वजह से बोर का मॉडल हमने जो है फेलियर की तरफ देखने को मिला। बहुत सारे सवालों के जवाब हमें बोर नहीं दे पाया, इसीलिए हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में फिर हमारे पास आता है श्रोडिंगर, और हमारे पास आते हैं 4 क्वांटम नंबर्स। अब क्या कहता है श्रोडिंगर, क्या है 4 क्वांटम नंबर्स, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और क्वांटम नंबर्स का यूज NLMS, ये मैं आपको पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब सिर्फ आपके पास बचता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, कि जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है ये क्या कहता है, ठीक है। सो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन और इन सब का इस्तेमाल करके न्यूटन ने कहा था कि जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई पत्थर गिर रहा है, जैसे कि प्लैनेट्स अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो सबका एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर है। ओके, तो वो फेल हो गया इस चीज को बताने के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने ड्यूअल नेचर को, कि जो मैटर है वो लाइट और उसकी तरीके से, वेव के तरीके से बिहेव कर सकता है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। इसीलिए बच्चा, इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, क्लासिकल मैकेनिक्स को हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाए। तो ब्रांच ऑफ साइंस जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को कंसिडर करती है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। ये एक थ्योरेटिकल
साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ओके, कि वेव और पार्टिकल दोनों के जैसा बिहेवियर दिखाता है। तो अब हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे ऑन द आइडियाज ऑफ वेव मोशन। तो फंडामेंटल इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स की किसने दी थी? श्रोडिंगर ने दी थी। कब दी थी? इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था 1933 में। ये इक्वेशन क्या करती है? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को प्रपोज करती है, सारे चीजों को देखती है। इसका सॉल्यूशन हमें इस पर्टिकुलर स्टेज पर नहीं पढ़ना है। तो कोई भी सिस्टम है जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी जो है समय के साथ चेंज नहीं करता। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लिखते हैं एच साई बराबर ई साई, जहां पर एच आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। श्रोडिंगर ने एक ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट किया एक्सप्रेस करने के लिए सिस्टम की टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी सिस्टम, अब टोटल एनर्जी के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जितने भी उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई, प्रोटॉन जो भी है, तो सबकी एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस लग रही होंगी, उन सारी एनर्जीज को जो है कंबाइन करके किसके अंदर रखा गया? इस एनर्जी ऑपरेटर के अंदर रखा गया। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया ई और शाई के लिए, तो हमें क्या देखने को मिला? तो जो सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का, उसने हमें पॉसिबल एनर्जी लेवल्स दे दिए कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस बता दिए कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स एनर्जी लेवल्स है जिनको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, कुछ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेव फंक्शंस होते हैं। तो शाई जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, सो कुछ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेव फंक्शंस है जो हमें 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, जिनके बारे में मैंने आपको पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया था। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन जो कि ड्यूअल कैरेक्टर को कंसीडर करती है, एच शाई बराबर ई शाई, श्रोडिंगर की इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है। उसके सॉल्यूशन से हमने क्या निकाला? हमने 3 क्वांटम नंबर्स निकाले, n, l और ml, जो कि उसके सॉल्यूशन से आए कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, तो वेव फंक्शन जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका वैल्यू डिपेंड करेगा बच्चा किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन के क्या कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो वेव फंक्शन जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज का, इनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये जो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी हमें देगा, इसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब अब ऑर्बिट से हम ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट की तरफ आ गए। ऑर्बिट का मतलब एक फिक्स पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऑर्बिटल का मतलब हम नहीं बता सकते 100% श्योरिटी के साथ इस वक्त मेरा इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, तो हम क्या बताते हैं? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर प्लेन है, ये एरिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, दैट इज टर्म्ड एज ऑर्बिटल। तो ये जो वेव फंक्शन सॉल्व करके निकाले गए वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इनको सॉल्व किया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम। अब जो शाई जो वेव फंक्शन है उसका अकेले का कोई मतलब नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई यूज नहीं है, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट, कि किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन के मिलने की आशंका कितनी है। क्योंकि अब हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के बारे में डील करेंगे, एग्जैक्ट उसकी पोजिशन और मोमेंटम के बारे में पता लगाना तो हमारे बस की बात नहीं है। ये बात हमें हाइजेनबर्ग ने बता दी कि ऐसा हम नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रेडिक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सम फिनोमेना दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोर मॉडल। तो बोर मॉडल जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्वांटम मैकेनिक्स ने उनको एक्सप्लेन किया। तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंटेड डिफिकल्टी, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए सॉल्व करना बस की बात नहीं रही, तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इसको सॉल्व किया गया। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन चौथी विद द एड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कि ऑर्बिटल्स जो है एटम्स के अदर देन हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल वे फ्रॉम हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स। तो प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि उनके केस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा था तो उनकी कैलकुलेशंस बहुत टफर होती जा रही थी। ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज whose energies depend only on the quantum number, तो एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड ऑन क्वांटम नंबर्स n एंड l। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है एनर्जीज? क्वांटम नंबर n और l पर।
अब आते हैं ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल्स बहुत सारे पॉसिबल होते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स को हम उनके साइज के हिसाब से, उनकी शेप के हिसाब से, उनकी ओरिएंटेशन के हिसाब से डिफर करते हैं। ऑर्बिटल स्मॉलर साइज का मतलब है कि देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। छोटा ऑर्बिटल, छोटे साइज का मतलब न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन है। शेप और ओरिएंटेशन का मतलब है देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शंस। अगर कोई शेप डिफाइन कर देते हैं मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। Atomic orbitals are precisely distinguished by what are known as quantum numbers। तो quantum numbers के हिसाब से हम इन orbitals को डिफर करते हैं। एक ऑर्बिटल के बारे में बताने के लिए हमें n, l और ml तीन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी शेल के बारे में बताता है। KLMN जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था ये वही है। n की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो n की वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स। ओके, सो सारे ऑर्बिटल्स जो है किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए, ठीक है, कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल ऑफ एटम एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग लेटर्स। तो अगर किसी भी n जहां पे शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये देखो 1k शेल, 2l, 3m, 4n। तो साइज ऑर्बिटल का इंक्रीज करेगा अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से तो एनर्जी हमें चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को दूर शिफ्ट करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के लिए। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। तो अगर आपकी n की वैल्यू इंक्रीज करती है बच्चा तो एनर्जी जो है ऑर्बिटल की वो भी इंक्रीज करेगी। अगला हमारे पास आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो ये क्या बताता है, ये 3 डायमेंशनल शेप बताता है। इसका काम क्या है, उसका काम हमें शेल नंबर बताना है, उसका काम हमें एनर्जी बताना है, उसका काम हमें साइज बताना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये कहां से आए, तो ये हमारा श्रोडिंगर की इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें मिले। ओके, सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें आपको नहीं जाना है। ओके बेटा, ठीक है। L की वैल्यू क्या है, तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, तो L की वैल्यू जो है 0 से n-1 तक हो सकती है, जो कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था। अब n के लिए कैसे L की वैल्यूज निकालते हैं ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। कि L की वैल्यू देख लो, 0 S के लिए होती है, S सब शेल के लिए, तो P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, कि सब शेल नोटेशंस एंड ऑल, कि कैसे ML की वैल्यूज आपकी -L से +L तक होती है, 0 इंक्लूडेड होता है। ये आपको किसके बारे में बताता है, स्पेस में वो ऑर्बिटल अपने आप को कैसे ओरिएंट करेगा, कैसे रखेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एक ML के लिए 12 + 1 वैल्यूज होती है। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पर स्पिन भी करता है। अब वो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है उसके बारे में आपको स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। ऑल दीज क्वांटम नंबर्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो दैट इज सम ऑफ द लाइंस एक्चुअली अकर इन डबलेट, ट्रिपलेट, जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं हमें मिला था। तो प्रेजेंस ऑफ फ्यू मोर एनर्जी लेवल्स देन प्रेडिक्टेड बाय 3 क्वांटम नंबर। तो इन 3 क्वांटम नंबर्स के अलावा और भी एनर्जी लेवल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ओरिएंटेशन जो है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो उसी के बारे में, जैसे अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सिस पे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, ठीक है। और वो पॉजिटिव क्लॉकवाइज करता है, एंटी क्लॉकवाइज, उसी के लिए हमने स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ को डिनोट किया है। तो 2 वैल्यूज इसके लिए पॉसिबल है। एक ऑर्बिटल जो है मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका अपोजिट स्पिन होना चाहिए। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो टू सम अप, तो 4 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े। n शेल नंबर, L हमें सब शेल के बारे में बताएगा, ठीक है। ML हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा उस सब शेल में, MS हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो n बराबर 3 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसके अंदर कितने होंगे, तो n के लिए L होगा 0, 1 और 2, मतलब इसमें S होगा, P होगा और D होगा।
ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है, अब इसके लिए ml की वैल्यू 0 के लिए 0, ml की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी -1 0 एंड +1, ठीक है, इसके लिए ml की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 3 5 3 8 और 1 9, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए 9 हो गए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर n गिवन है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूं ऑलरेडी, है ना, पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में मैंने समझा दिया था ये सब आपको डिटेल में। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन एन स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है 2n स्क्वायर लगाना है। क्लियर मेरी बात, बोल दो जरा क्या होगा बेटा। चलिए अगला देखो, एसपीडीएफ नोटेशंस का यूज करके अगर आपको ऑर्बिटल का पता करना है फॉर फॉलोइंग क्वांटम नंबर, देखो n बराबर 2 है, l बराबर 1 मतलब 2p है, 5 है, l बराबर 3 है, तो देखो 0 1 2 3 SPDF किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5f को, ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल है कुछ नहीं है। अब आता है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन शाई जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कोऑर्डिनेट्स बताता है इलेक्ट्रॉन के 3D में। ओके बच्चा, ठीक है, तो वेव फंक्शन जो है, तो वेव फंक्शन जो है वो देखो, अब जो वेव फंक्शन है वो बच्चा जो आपका शाई है वो फंक्शन ऑफ आर भी हो सकता है और थीटा और फाई भी हो सकता है, तो उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक हम उसको डिवाइड करते हैं फंक्शन ऑफ आर और दूसरा हम उसको डिवाइड करते हैं फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है, इस तरीके से हम दो पार्ट्स में हमारे उस वेव फंक्शन को डिवाइड करते हैं जो वेव फंक्शन हमें मिलता है फॉर इलेक्ट्रॉन, और उसी के बेसिस पर ये देखिए इधर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स प्लॉट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ आर। अच्छा ये इतना तो डिटेल में तुम्हारा है नहीं, चलो इसको रहने दो, ठीक है, इधर आ जाओ। अगर हम किसी वेव फंक्शन के लिए क्या करते हैं बच्चा, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ आर, तो हमें कैसे नजर आता है। अगर मैं इधर देखूं तो शाई वर्सेस आर, आपको ग्राफ ऐसा नजर आया, ठीक है, शाई वर्सेस आर, अलग अलग वेव फंक्शन के लिए देखो अलग अलग ग्राफ्स आते हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स कभी भी फाइंड आउट करना हो तो जितने यहाँ पे टच होते हैं वो आपके नंबर ऑफ नोड्स बताते हैं। नोड वो जगह होती है स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो जर्मन फिजिसिस्ट बोर्न के हिसाब से स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है उस पॉइंट पे कि उसके मिलने की आशंका कितनी है। 1s 2s का जो कर्व है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है न्यूक्लियस पे, डिक्रीज करती जाएगी जैसे उससे दूर होते जाएंगे, ठीक है, 2s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहले घटेगी फिर 0 हो जाएगी फिर दोबारा बढ़ेगी। तो अलग अलग ग्राफ्स हमें नजर आते हैं जब हम वेव फंक्शन को वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट करते हैं, 1s का अलग, 2s का अलग, 3s का अलग, 3D का अलग, ओके, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब जहां 0 होती है जिन सरफेसेस पे उनको हम नोडल सरफेसेस या फिर नोड्स कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर फाइंड आउट करना हो सो फॉर्मूला इज n-1, तो नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि नंबर ऑफ नोड्स फॉर 2s ऑर्बिटल 1 है, फॉर 2 होते हैं 3s के लिए, अब 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ नोड्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1, तो 3-1 करोगे बच्चा कितना आ गया 2 आ गया। तो probability density variation can be visualized in terms of charge cloud diagrams, तो density function 0 होता है on the plane where two lobes touch each other, तो size, shape and energy of the three orbitals are identical, they differ however in the way the lobes are oriented, तो lobes may be considered to be lie along xy और z axis, ठीक है, जैसे कि 2px 2py 2pz, है ना, तो p सबशेल के अंदर आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, मतलब 3 वेव फंक्शन, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस के अलोंग, एक z एक्सिस के अलोंग, इसलिए हम उसको इस तरीके से दर्शाते हैं। कोई रिलेशन नहीं होता बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ml और xyz डायरेक्शंस के बीच में। तो ये आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम है फॉर 3D, ठीक है, ये आपके 5 d ऑर्बिटल्स है, ये dxy dxz dyz जो कि आपके इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर आपके कहाँ होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। तो दो तरीके के d होते हैं, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। एक्सियल वो होते हैं जो एक्सिस पर होते हैं, नॉन एक्सियल वो होते हैं जो एक्सिस पर नहीं होते, ये एक्सिस पर है,
ठीक है, दिस इज योर डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये जेड एक्सिस ये एक्स है, दिस इज योर डी जेड स्क्वायर, ये भी कैसा है, एक्सियल है, जो इनके बीच में होते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये एक्स वाई है, डी एक्स वाई, तो ये इन बिटवीन द एक्सिस है, डी वाई जेड, ये भी आपका कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस है। अगर मैं बात करूं डी एक्स जेड, ये भी आपका कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस है। ओके, तो ये जो है आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स फाइंड आउट किए गए, 5 डी ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सियल होते हैं 2 और नॉन एक्सियल होते हैं हमारे पास 3। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने के साथ साइज बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी ऑर्बिटल 0 जाता है, ठीक है, 0 के अलावा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब जाता है तो 0 होता है जब डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ नोड्स हम n-2 बताते हैं, रेडियल नोड 1 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला आता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है बच्चा n-1, n-l-1 होते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, जो मैं आपको बता रही थी ना कि उसको हम थीटा फाई है ना, जो हमारा वेव फंक्शन होता है, और आर है ना, तो आर आर और आर थीटा थीटा और फाई फाई, तो ऐसे है ना, 2 पार्ट्स में हम हमारे वेव फंक्शन को डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास 2 तरीके के नोड्स आते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से सवाल आता है, ये कोई आपसे नहीं पूछता। टोटल नंबर ऑफ नोड्स वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, मेंस के में टोटल नंबर ऑफ नोड्स होता है बच्चा n-1, रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1, एंगुलर नोड्स L के बराबर। इन दोनों को जोड़ोगे आपका n-1 आ जाता है। ये देखो इधर, नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज, ठीक है, 1, एंड फॉर 3p ऑर्बिटल 2 फॉर 4p ऑर्बिटल एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, रेडियल नोड 1 होता है 3p के लिए, 2 होता है 4p के लिए। L बराबर 2 के लिए जैसे मैं d ऑर्बिटल की बात करूं, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगी, ठीक है, n-1 जो है इससे ज्यादा नहीं होंगी वैल्यूज, ml की वैल्यूज, l की वैल्यूज, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l की वैल्यूज n-1 होती है। ये सारी चीजें मैं पीरियोडिसिटी चैप्टर में सिखा चुकी हूँ, किसके लिए कौन सी वैल्यू होती है, ये देख लो एक बार फिर से, ठीक है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं आपके l, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं बच्चा ये होते हैं L, और n-l-1 रेडियल नोड्स। ये फॉर्मूला आपके बड़े काम का है, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। L वहां पर आपका किसको बताता है, शब्द सेल को बताता है, ठीक है। जैसे 3p है तो L की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, 3d है तो L की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो 3d के लिए अगर आपको पता करना है नंबर ऑफ एंगुलर नोड दैट इज इक्वल टू 2, 3p के लिए पता करना है नंबर ऑफ एंगुलर नोड दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर मेरी बात, बोल दो जरा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, रेडियल नोड्स कैसे निकालना है, एंगुलर नोड्स कैसे निकालना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए जाना है, उतना ज्यादा डिटेल में ये सब कहानी आपको नहीं करनी, मेंस का सवाल आपको उससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उतना ज्यादा कहानी में फंसोगे तो फिर आपका सवाल नहीं होगा, वो आपके सिलेबस में है नहीं, एडवांस में आ सकता है बट मेंस में नहीं आएगा। इधर आ जाओ, आप देखो इधर, अब एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया था n+l के हिसाब से हम एनर्जी डिसाइड करते हैं, और जिसके लिए आपको समझाया जाता है ऑफ-बाउकर रूल, ठीक है। एनर्जी को डिसाइड करने के लिए कि हम एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ये सारी कहानी यहाँ पर वही लिखी हुई है, ठीक है। शील्डिंग, एनर्जी, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ उस वाले चैप्टर में, ये सब मैं आपको बच्चा उस वाले चैप्टर में समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, ठीक है। n+l रूल के बारे में, एनर्जी के बारे में, ये देखो वो सारे डिस्कशन 3 बनने पढ़ने के बाद वही सेम चीजें हैं जो मैंने आपको उस दिन समझाई थी कि एनर्जी आप कैसे डिसाइड करोगे, किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है, यही आपका ऑफ-बाउकर रूल है। n+l के रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ये मैंने आपको पीरियोडिसिटी में सिखाया था पूरा कि कैसे करना है।
ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप किसी ऑर्बिटल में भरते हैं तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर, ठीक है, सेम 4 क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। पॉली का एक्सक्लूजन रूल कहता है कि एक सिंगल एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी। अगर n, l और ml बराबर हो गए तो s तो जरूर होगा ही होगा। देखो बेटा, ऐसा केस कब आ सकता है, जब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब एक ही ऑर्बिटल के अंदर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू बराबर हो सकती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर तो बराबर ही होगा, क्योंकि 2 अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऑर्बिटल के अंदर रखे जाते हैं। तो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ऑफ बाउ को फॉलो करते हैं, जो कि एनर्जी का ऑर्डर के बारे में बताता है, n+l रूल के बारे में बताता है। पॉली को फॉलो करते हैं, जो किसके बारे में बताता है कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यूज बराबर नहीं हो सकती। सारे के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यूज बराबर नहीं हो सकती। हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल कहता है, ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर सेम सबशेल, जैसे मान लो 3p है बेटा, तो 3p में ये 3 ऑर्बिटल्स है। हुंड्स रूल कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो कभी भी आप पेयरिंग स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, पहले इन तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी आप पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगा जब तक उस पर्टिकुलर, है ना, उस पर्टिकुलर सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो पहले आप क्या करेंगे, 4 बच्चे हैं घर में, तो ठीक है, नंबर ऑफ आपके पास टॉफीज है, पहले आप सबको 1-1 देंगे, उसके बाद 2-2 मिलना शुरू होगी। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे को शुरू में ही 4 दे दी, ठीक है, तू 2 रख ले, बाकी सबका देखा जाएगा, ठीक है। तो पहले सबको इक्वालिटी से मिलेगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। ये बात हुंड्स कहता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन सेम सबशेल तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। हम SPD इस तरीके से और ऑर्बिटल डायग्राम से लिख सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पिछली क्लास में हमने देखा था, कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, पीरियोडिसिटी चैप्टर में क्वेश्चंस भी कराए थे इसके। ओके बच्चा, ठीक है। तो ये जो लास्ट में जो चीजें हैं वो वही दी गई है, इसको आप रीड आउट करना। एक जो चीज आती है वो आती है कंप्लीटली फिल्ड और हाफ का, ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी, जैसे मान लो ये आपका हाफ फिल्ड है, तो ये यहाँ पर अपनी पोजीशन से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से क्या होती है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। और फुली फिल्ड मोर स्टेबल क्यों है, ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी, और साथ ही साथ नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सो दे आर मोर स्टेबल, नॉन रिएक्टिव। तो एक बार इन पन्नों को आप जरूर पढ़ना, जो कि आपके आखिरी पन्ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और ये टेस्ट आपका केमिस्ट्री का हुआ करेगा हर शनिवार को। ओके बच्चों, ठीक है। इसके साथ ही ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। चैप्टर को आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है।